Hello everyone, welcome back to my channel. So here is my another video on cerebrovascular accident. So it is the most important topic that comes under med surg. So let's start the topic. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। तो आपके इसके कंटेंट हैं इसमें इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, देन इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन एनाटॉमी, देन क्लिनिकल पिक्चर, देन कॉम्प्लिकेशंस एंड देन मैनेजमेंट ऑप्शंस। तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक TIA, जिसको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको एक तरीके से सेरेब्रोवैस्कुलर आपकी जो सर्कुलेशन है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो अल्टर कर जाता है, उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती है और ये लेस देन 24 आवर्स के लिए होता है और उसके बाद पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है। देन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो आपका सेरेब्रल सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। इसमें क्या होता है, ये बहुत सडनली ऑनसेट होता है, उसके सिम्टम 24 आवर्स ज़्यादा के रहते हैं अगर पेशेंट सर्वाइव करता है। प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो 50% पेशेंट्स होते हैं जिनको TIA होता है तो उन्हें स्ट्रोक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं इन फर्स्ट 2 वीक्स। देन एपिडेमियोलॉजी, यानी कि साउथ अफ्रीका में थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज जो है आफ्टर HIV एंड इस्चेमिक हार्ट डिजीज इज CVA। देन एडल्ट डिसेबिलिटी का भी काफ़ी लीडिंग कॉज है और जो इसकी प्रेवलेंस और कॉस्ट इम्प्लीकेशन है वो जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से बढ़ जाती है। मेडिकल इमरजेंसी है ऐसी जिसमें हाई मोर्बिडिटी और हाई मोर्टेलिटी है और मोर्टेलिटी रेट आपका 1 लाख डेथ में से 125 डेथ आपकी CVA की वजह से होती है। देन इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि जो आपके स्ट्रोक है वो काफ़ी रीजंस की वजह से होता है, बट हम इसे ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डालते हैं, दैट इज़ हीमोरेजिक एंड इस्चेमिक। तो जो हीमोरेजिक होता है स्ट्रोक, उसमें क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन की, तो वो क्या करती हैं, रप्चर हो जाती हैं और इंटर आपकी ब्लीडिंग हो जाती है क्लोज क्रेनियल कैविटी में। देन इस्चेमिक स्ट्रोक, इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्रेन है वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच जाती, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और स्ट्रोक आ जाता है। और अब ब्लड वहाँ पे किन वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, दैट इज़ कि थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, एम्बोलिज्म है, या फिर सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन है। देन इटियोलॉजिकल में फिर इस्चेमिक स्ट्रोक, जबकि इस्चेमिक स्ट्रोक्स होता है वो 80% होते हैं, बट जो एंटीरियर सर्कुलेशन इस्चेमिक स्ट्रोक्स होते हैं वो 70% होते हैं। हीमोरेजिक स्ट्रोक में आपके 2 टाइप्स है, इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज, तो ये आपके ब्रेन टिश्यू में ब्लीडिंग हो जाएगी। सब आर्कनॉइड हेमोरेज SAH, तो ये आपके सब आर्कनॉइड स्पेस में ब्लीडिंग होगी। देन रिस्क फैक्टर्स में आता है आपके नॉन मॉडिफाइबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ योर एज, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है CVA के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। 6, तो ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। देन रेस, तो रेस में ये अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा देखा जाता है, देन एशियन एंड देन कॉसेशियन। ज्योग्राफी में क्या है, ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादा है, देन वेस्टर्न, देन एशिया, देन रेस्ट ऑफ द यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि अगर आप फैमिली में कभी किसी को स्ट्रोक या हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम रही है तो ये होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। फैमिलियल कोई सिंड्रोम है, जैसे सेरेब्रल ऑटोसोमल एटीरियोपैथी किसी को है अगर, तो इन फ्यूचर जनरेशन में ये पास होने के चांसेस होते हैं। देन पोटेंशियली मॉडिफाइबल, जिसको आप कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हो, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, आर्टरियल फिब्रिलेशन, स्मोकिंग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपर ट्रोलेमिया, alcohol abuse, drug abuse, oral contraceptive use and pregnancy. And risk factor stroke and TIA के, that is hypertension, diabetes mellitus, cardiac disease, valvular arrhythmia और प्रेजेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपरलिपिडीमिया यानी बॉडी में फैट कंटेंट आपका ज़्यादा हो रहा है, स्मोकिंग, डाइट, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और HIV इन्फेक्शंस, इनकी वजह से स्ट्रोक और TIA होने के चांसेस। तो हेयर इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि कुछ भी इनमें से जो सिम्टम है अभी आपको बताऊंगी वो एकदम से ऑनसेट हो जाएगा, एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक हेमीपेरेसिस हाफ ऑफ द बॉडी, उसमें वीकनेस हो जाएगी, मोनोपेरेसिस किसी एक पार्ट में, और रेयरली क्वाड्रिपेरेसिस यानी कि आपके जो 4 लिम्स है उसमें वीकनेस हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। देन हेमीसेंसरी डेफिसिट हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। उसको क्या होगा कि या तो मोनोऑक्यूलर या बाइनोऑक्यूलर विजन लॉस होगा, यानी कि या तो उसे एक तरफा नहीं दिखेगा या फिर उसे दोनों तरफा फील्ड विजन लॉस हो जाएगा। देन एटेक्शिया, फेशिया, डिसआर्थिया हो जाएगा, फेशियल ड्रूप हो जाएगा, पेशेंट का फेस एकदम ड्रॉप कर जाएगा। देन क्या होगा, कॉन्शियसनेस पेशेंट की एकदम चली जाएगी और वो कन्फ्यूजन से कोमा की कंडीशन में भी जा सकता है।
सो नाउ कॉम्प्लिकेशंस। तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसमें क्या होगा कि आपके सेरेब्रल एडीमा हो जाएगा, ठीक है, हीमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सेरेब्रल इन्फाक्शन है तो उसमें हीमोरेज होने के चांसेस हो जाएंगे, सीजर्स हो सकते हैं, हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है, पेशेंट को लिक्विड फिल आउट हो सकता है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, पेशेंट को एस्पायरेशन हो सकता है, ठीक है, निमोनिया हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है और एटेलेक्सिस भी हो सकता है। देन कार्डियोवेस्कुलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, हाइपरटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के भी चांसेस होते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के भी चांसेस होते हैं। देन ऑर्थोपैडिक और डर्मेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी कि प्रेशर सोर हो जाएंगे पेशेंट को, क्योंकि वो कोमा की कंडीशन में है या बिल्कुल अनकॉन्शियस है तो वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसको प्रेशर सोर्स हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं उसे, ठीक है, और जो आपकी एडहेसिव कैपिलाइटिस है शोल्डर की वो आपकी अल्टर कर सकती है, ठीक है, और फॉल्स भी हो सकता है जिसमें फ्रैक्चर भी पेशेंट को हो सकता है। देन यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे कि पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा या फिर यूटीआईज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो न्यूट्रिशनल, मेटाबॉलिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा कि पेशेंट को स्ट्रेस अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस भी पेशेंट में देख सकते हैं हम, और मैलन्यूट्रिशन भी हो सकता है और हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है कि आपको डायग्नोसिस में क्या देखना है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया देखना है या फिर कोई अदर पेशेंट में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। देन मास लीजन्स देखने, यानी कि कोई ब्रेन एब्सेस या ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, फिर बेनाइन पोजिशनल वर्टिगो देखना है, फिर पोस्ट इक्टल फेज इन एपिलेप्सी आपको देखना है कि जो एपिलेप्सी के बाद पेशेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देन माइग्रेन की पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है, ट्रांजिशन ग्लोबल एमनीशिया देखना है, एंड सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस भी आपको चेक करना है। सो नाउ अप्रोच टू मैनेजमेंट, कि आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ABCDE देखेंगे, दैट इज़ योर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, D फॉर डिसेबिलिटी एंड E फॉर एक्सपोजर, तो ये आप देखेंगे पेशेंट में। देन HGT, दैट इज़ योर ब्लड ग्लूकोज टेस्ट आप करेंगे, एंड आपको पेशेंट को, जिनको भी स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है उन्हें कभी भी रिसस्टिकेट नहीं करना होता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है पेशेंट तो सीवियरिटी बढ़ सकती है। फिर आपको क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, यानी कि आपको मेन एम्फेसिस किस पे करना है कि ये जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रोक की वो उसे कब होना चालू हुई है, स्टार्ट हुई है, ठीक है, और प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग की पहले कभी कोई ऐसे उनको प्रॉब्लम रही है, रिस्क फैक्टर्स या कोई प्रीवियस मेडिकेशन उन्होंने क्या यूज़ करी है, करंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी है। देन मैनेजमेंट में आप एग्जामिनेशन करेंगे हिस्ट्री के बाद, तो आपको देखना है पेशेंट का एयरवे प्रॉपरली है कि नहीं, कहीं वो चोक तो नहीं कर रहा है, और उसे मेंटेन करना है। फिर आपको वाइटल्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, आपको पेशेंट को देखना है कि वो कितना कॉन्शियस है, उसके कॉर्टिकल डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा, क्रेनियल नर्व्स प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, हेमानियोपिया है कि नहीं है, वीकनेस या सेंसरी लॉस तो नहीं हो रहा, सेरेब्रल फंक्शन लॉस तो नहीं हो रहा पेशेंट में। उसके बाद क्या है कि आपको देखना है कि लोकलाइज्ड कोई लीजन्स तो प्रेजेंट नहीं है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सक्लूड करना है AF को, आर्टरी फिब्रिलेशन को, और कैरोटिड ब्यूट्स को। देन आप कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, लाइक ब्लड वर्कअप, आप FBC, UEC, ट्रॉप आई, HGT चेक करते हैं। देन आप ECG करते हैं, CXR, चेस्ट एक्सरे, CT ऑफ द ब्रेन। अदर्स में आप TSH कर सकते हैं, HbA1c कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं, इको, कैरोटिड डॉपलर और INR वगैरह आप कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या करना है, आपको कार्डिक मॉनिटरिंग करनी है, पेशेंट का जो है हेड एलिवेशन करना है लेस देन 30 डिग्रीज, ठीक है, और हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और जो BP रिडक्शन करना है कब, जब वो 220 या अप बाय 120 से ज़्यादा हो जा रहा है तो, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोटिक डायरियोसिस तो आपको चेक करना है ताकि आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाए, ग्लूकोज मॉनिटर करना है आपको, ठीक है, और उसके बाद आपको मैनिटॉल प्रोवाइड करना है पेशेंट को। फिर आपको अर्ली सीजर कंट्रोल करना है, नहीं पेशेंट को अगर सीजर्स पड़ रहे हैं तो आपको डायज़ेपाम और रिज़पाम उसे देना है। उसके बाद आपको फिनाइटोइन देना है अगर वारंटीड हो, ठीक है, एंटी कन्वल्सेंट जो है आपका फिनाइटोइन है, ठीक है, ऑफ चॉइस। उसके बाद जो पेशेंट है उनको एंटी प्लेटलेट एजेंट देना है आफ्टर
एक्सक्लूडिंग अगर उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक तो नहीं है। एस्पिरिन आपको एडमिनिस्टर करनी है 75 to 150 mg डेली, ठीक है। क्लोबिड्रोल आपको देना है 75 mg डेली अगर कॉन्ट्राडिक्शन है एस्पिरिन के लिए, ठीक है। वारफेरिन देना है अगर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन प्रेजेंट है तो, और पल्मोनरी एम्बोलिस या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो आपको हेपारिन की बहुत लो डोज प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको फर्दर स्ट्रोक प्रिवेंट करना है स्वैब्स से, यानी कि एज फॉर स्टैटिन्स प्रोवाइड करने हैं, डब्ल्यू फॉर वारफेरिन, ए फॉर एस्पिरिन, बी फॉर बीपी कंट्रोल एंड एस फॉर सर्जरी। फिर आपके लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम लेनी, यानी कि सारी टीम लाइक योर डॉक्टर्स, योर स्पेशलिस्ट और नर्स और टेक्नीशियंस, एवरीवन आपको कंबाइनली साथ में काम करना है। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है पेशेंट का, फिर पेशेंट को ऑन गोइंग रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना है, पेशेंट का डिप्रेशन मेंटेन करना है, क्योंकि जो अगर आपका डोमिनेंट हेमिस्फीयर अगर स्पेशली अफेक्ट हुआ होता है तो जो आपका रिहेबिलिटेशन है वो हिंडर करता है, यानी कि रिहेबिलिटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको साइकेट्री में अपने पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है फॉर द ट्रीटमेंट। So thank you so much guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my video. So keep supporting guys. Thank you so much.